हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि आपके एग्जाम में वेटेज जो रखता है, फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन के साथ 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, उसका समरी वीडियो आपको बना रहा हूँ, जो कि एक तरह से रामबाण है। इससे आपके सारे जो आपके 15 मार्क्स का फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है, इस अपने समरी नोट से सारे क्वेश्चन उसके हो जाएंगे। यानी जो 15 मार्क्स का फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन रहता है वो, प्लस उसके साथ जो भी आपके पीजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो आपके से हो जाएंगे। तो मैं यहां पर देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझाता हूं कि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर किस खर्चे को हम ऐड करें, किसको लेस करें, किसको इग्नोर करें। तो ये आपके सबसे मेन यहां पर डाउट होता है बच्चों का। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं, वेदर सच आइटम डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। क्या मैंने कोई आइटम P&L में डेबिट कर रखा है क्या? सबसे पहले ये चीज देखनी है आपको कि क्या मैंने कोई भी आइटम P&L में डेबिट कर रखा है। तो यदि डेबिट कर रखा है और वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, तो आपके देखो कि वेदर सच आइटम डेबिटेड इन द P&L अकाउंट, यानी जो मैंने P&L में कोई खर्चा डेबिट कर रखा है और वो क्या बिजनेस से रिलेटेड है क्या? डिसअलाउड आइटम, यानी वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो एड बैक होगा, वो आपके एड बैक करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बच्चों का डाउट होता है कि सर कब ऐड करे, कब लेस करे। तो वो खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो हो गया डिसअलाउड, और डिसअलाउड को हमने P&L में डेबिट कर रखा है तो उसे एड बैक करते हैं। इसके बाद जो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और हमने उसे डेबिट ही नहीं कर रखा, डेबिट घटा ही नहीं रखा, तो एड बैक करने की जरूरत नहीं होती, उसे इग्नोर कर देते हैं। उसे इग्नोर अपन यहां पर कर देते हैं। तो उसको अपन क्या कर देते हैं स्टूडेंट? इग्नोर यहां पर करते हैं। तो अब देखो कौन कौन से आइटम आपके डिसअलाउड की लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले वो चीज अपन को समझना है, और ये नॉर्मली यही आपके आइटम एग्जाम में मिलने वाले हैं, जो कि यहां डिसअलाउड की लिस्ट में मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो एक्सपेंडिचर नॉट रिलेटेड टू द पीजीपी, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगे तो हमें उनको डिसअलाउड करना होगा। तो पहला आता है पर्सनल एक्सपेंडिचर। जैसे मैं बात कर रहा हूं पर्सनल एक्सपेंडिचर, जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है उनकी बात करूं, पर्सनल एक्सपेंडिचर जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है, या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, या फिर घर के खर्चे हैं, वो कभी भी आपके अलाउड नहीं होंगे। फिर दूसरा आता है एक्सपेंडिचर शुड बी लीगल। आपको पता है जो खर्चा अलाउड होगा वो लीगल होना चाहिए, इलीगल एक्सपेंडिचर तो कभी भी अलाउड नहीं होगा। तो यहां इलीगल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो यदि कोई इलीगल एक्सपेंडिचर है तो उसको अपन यहां पर अलाउड नहीं करेंगे। तो एक्सपेंडिचर शुड बी लीगल होना चाहिए, इलीगल नेचर का है तो कभी भी अलाउड नहीं होगा। तो ये इलीगल एक्सपेंसेस है, कभी भी अलाउड नहीं होगा। जैसे आपने कोई कमीशन दिया, हफ्ता दिया, जो कि आपके यहां पर परमिटेबल नहीं है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने डॉक्टर्स को मेडिसिन लिखने के लिए कमीशन या दे रही है तो वो अलाउड नहीं है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने करप्शन का पैसा दिया, रिश्वत का दिया, अलाउड नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके P&L में कभी भी आपके लेस नहीं होती, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो यदि P&L में डेबिट कर रखा है, जैसे पेटेंट के नाम से, नो हाउ के नाम से, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से, वॉट एवर, यदि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट है तो उसको डिसअलाउड करो। ध्यान रखना है जब डिसअलाउड करे तो उसके साथ साथ उसका डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउड होना चाहिए, क्योंकि उनका हमेशा डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में आपके परमिटेबल होगा। तो ये साथ ही साथ एडजस्टमेंट करो, क्योंकि इधर से हमने डिसअलाउड किया और आगे जाके उसका डेप्रिसिएशन भी हमें परमिटेबल करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि खुद के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी खुद की कैपिटल के ऊपर यदि इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो यहां पर वो कहता है कि जब मैं प्रोप्राइटर यानी इंडिविजुअल पर्सन हूं तो अपनी कैपिटल के ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं अपना पैसा सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, बोनस के रूप में, या व्हाटएवर किसी भी नाम से ले रहा हूं, तो वो परमिटेबल नहीं होगा। पहले मुझे टैक्स देना है, पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसके बाद मैं फर्म से पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे फिर बोनस हो, कमीशन हो। तो जितना भी इंटरेस्ट के नाम से ओनर ने पैसा लिया है वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन जब मैं पार्टनरशिप फर्म बनाऊंगा, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर यहाँ पार्टनर्स को 12% तक अलाउड हो जाता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर आपने एक जगह तो 12% इंटरेस्ट अलाउ किया था, यहां डिसअलाउड कर दिया। तो बेटा ये प्रोप्राइटरशिप के लिए डिसअलाउड है, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट 12% तक अलाउड होता है। ऐसे अपन बात करते हैं कोई भी यहां पर पार्टनर को सैलरी है, रेम्युनरेशन है, बोनस है, कमीशन है, पेड किया गया है टू दी ऑनर, तो वो सैलरी, बोनस, कमीशन यदि अपन ऑनर को दे रहे हैं तो यहां नहीं, आपके हमेशा डिसअलाउड है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म का पर्सन है, तो पार्टनर्स को यहां पर रेम्युनरेशन सेक्शन 40B के साथ अलाउड हो जाएगा, 40B के साथ अलाउड हो जाता है। पार्टनर्स को रेम्युनरेशन सेक्शन 40B के साथ उसमें अलाउड करने की बात कवर करता है। तो पार्टनर रेम्युनरेशन सेक्शन 40B में आपके अलाउड होने की बात करेगा। लेकिन प्रोप्राइटरशिप भी है, इंडिविजुअल यदि वो पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दे रहा है तो कभी भी अलाउड नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कभी भी अलाउड नहीं होता। तो इनकम टैक्स हो, मैंने आपको बताया था
एडवांस टैक्स हो कभी भी अलाउड नहीं होगा। इसी तरह से मैंने इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन बोरो किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो वो भी डिसअलाउड है, वो इंटरेस्ट भी डिसअलाउड होगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा यहां पर लोन लेकर हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम सोचे बिजनेस का खर्चा नहीं मानना, जब क्योंकि टैक्स ही डिसअलाउड है तो उसका इंटरेस्ट भी कभी भी अलाउड नहीं होगा, वो भी डिसअलाउड होगा। कोई फाइन और पेनल्टी आपने पे की गई है, फाइन या पेनल्टी के नाम से कोई पीएनएल में एंट्री आ रही है, स्टूडेंट उसे डिसअलाउड करो, क्योंकि फाइन और पेनल्टी आपके जो दी जा रही है वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो जो भी स्टेटरी लॉ को तोड़ने के लिए फाइन और पेनल्टी दी गई है हमेशा डिसअलाउड होगी। स्टेटरी लॉ को तोड़ने के लिए जो फाइन और पेनल्टी दी गई है हमेशा क्या होगी, डिसअलाउड होगी। प्रोविजन एंड रिजर्व, यानी कोई भी एंट्री आपने प्रोविजन या रिजर्व के नाम से आपने कर रखी है बुक्स में, कभी भी आपके अलाउड नहीं होगा। इस तरह से मैंने डोनेशन दिया गया है, तो डोनेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालते हुए कभी भी अलाउड नहीं होगा। एटीजी की अपन बात करेंगे तो वो आगे आता है, यहां पर अभी बिजनेस में तो डिसअलाउड ही होगा। ऐसे कोई अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया मैंने पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन किया या उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाया, तो मैंने उसके लिए जितना भी पैसा खर्च किया गया तो मुझे उसका परमिटेबल नहीं होगा। तो डोनेशन हो या पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन हो तो ये कभी भी मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। स्टूडेंट, इसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनी एक्सपेंडिचर अपन पे कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, पेड या फिर क्रेडिट कर रहे हैं सामने वाले के लिए, बट नॉट डिडक्टेड, या तो अपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टैक्स डिडक्ट नहीं किया, या टीडीएस डिडक्ट किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, नॉट डिडक्टेड नॉट डिपॉजिटेड, दोनों केस में 40A लगता है। और 40A जब लग रहा है तो ऐसे केस में हम जब पेमेंट करें तो पेई को चेक करते हैं कि पेई कौन है। पेई यदि नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है या आउटसाइड ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहे हैं तो पूरा 100% आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% डिसअलाउड। फिर करिए आप, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं वहां पेई नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है या आउटसाइड ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट, यदि पेई रेजिडेंट है, पेई यदि रेजिडेंट है तो फिर आपका डिसअलाउड होगा केवल 30%। रेजिडेंट है तो केवल स्टूडेंट डिसअलाउड होगा ओनली 30% का ही एक्सपेंडिचर यहां पर डिसअलाउड होने की बात करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं पेमेंट मेड टू रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन एक्सीडिंग फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू। यदि मैं पेमेंट कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं, रिलेटिव को, पेमेंट मेड टू रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन एक्सीड फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू, किससे ज्यादा पेमेंट कर रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू से, देन द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू विल बी डिसअलाउड। तो जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस पेमेंट किया डिसअलाउड होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपने ब्रदर से गुड्स परचेज किया 5 लाख रुपए का, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 लाख रुपए, तो 2 लाख आपका डिसअलाउड हो गया। ऑनर ने, डायरेक्टर ने अपने ही बेटे को कंपनी में मैनेजर बना दिया और उसको हम सैलरी दे रहे 10 लाख रुपए, जबकि वहां पर उस सैलरी की वैल्यू 7 लाख रुपए आती है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख जो एक्स्ट्रा दे दिया वो आपके यहां पर डिसअलाउड हो जाएगा। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है उन्हीं के पे अप्लाई होगा जो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो रिलेटिव में जो भाई बहन ब्रदर है ना, लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट, ये तो कवर है, स्पाउस कवर है ना। लेकिन मैंने कहा कि सिस्टर इन लॉ का क्वेश्चन था तो सिस्टर इन लॉ रिलेटिव नहीं मान जाएगी तो डिसअलाउड नहीं होगा, लेकिन ब्रदर सिस्टर कवर है लेकिन सिस्टर इन लॉ रिलेटिव नहीं मान जाएगी तो उसके लिए जितना भी पेमेंट किया अलाउड है। ये चीज मैंने आपको एग्जाम में आई थी, मैंने आपको बताया था इसको। फिर कैश पेमेंट कर रहे हैं अपन एक्सीडिंग 10,000, 10,000 से ज्यादा मैं कैश पेमेंट करता हूं, 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करता हूं। तो 48(3) के अंदर मैंने कहा कि पेमेंट करना है मुझे अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम या एनी मोड अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। लेकिन मैंने मान लो पेमेंट 10,000 से ज्यादा कर दिया और कैश की डेफिनेशन में उन्होंने कैश भी लिया, क्रॉस चेक भी लिया और बियर चेक भी लिया। कैश, क्रॉस चेक, बियर चेक, कैश, क्रॉस चेक, बियर चेक। एक दिन में, सिंगल डे, एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा, एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा यदि मैं पेमेंट करता हूं तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ये एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे मैंने पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए एक साथ 1% को, पूरा 15,000 डिसअलाउड है। तो यानी मुझे पेमेंट किसके थ्रू करना था, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम या एडजस्टमेंट ऑफ बुक एंट्री। मेरे को किसी को 10 लाख देने हैं, उसको मेरे को 8 लाख रुपए देने हैं, हमने एडजस्ट कर लिया 8 लाख रुपए, 2 लाख हमने अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दिया, पूरा एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूं, यदि मैं यहां पर देखूं 10,000 की लिमिट बढ़कर 35,000 हो जाएगी इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिजनेस।
यानी जो 10,000 की लिमिट है वो 10,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिजनेस। यदि मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, तो ये जो मेरी 10,000 वाली लिमिट है ना, ये वर्क करेगी 35,000, जिसके अंदर मैं बात करता हूं कि यदि मैं पेमेंट कर रहा हूं एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा, तो आपके क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ये लिमिट 35,000 रुपए तक की बात करता है, यानी 35,000 तक का मैं कैश पेमेंट कर सकता हूं। इसके बाद अपन ये बात करते हैं कुछ ये आइटम है जिनके ऊपर 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा, जो कि रूल 6DD के अंदर कुछ आपके यहां पर क्या दे दिए उन्होंने, एक्सेप्शन दे दिए गए, जिसके अंदर रूल 6DD के अंदर एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे पेमेंट हम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, किसको कर रहे हैं स्टूडेंट, गवर्नमेंट को टैक्स का, CGST, SGST, UTGST, IGST, कस्टम ड्यूटी, सेस एक्सेट्रा, या पेमेंट कर रहा हूं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, RBI को, LIC को, इनको पेमेंट कर रहा हूं, तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जितना भी पेमेंट करूं अलाउड होगा। पेमेंट मेड ऑन द बैंक हॉलीडे या बैंक स्ट्राइक, छुट्टी के दिन कर रहा हूं, जैसा संडे है, सैटरडे है, जब बैंक बंद था उस दिन करें, अलाउड होगा। बैंक स्ट्राइक करके बैठा है उस दिन पेमेंट करें, अलाउड होगा। पेमेंट मेड इन रूरल एरिया देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल, हम ऐसी जगह पर पेमेंट करें जहां बैंक फैसिलिटी नहीं है, रूरल एरिया में पेमेंट करें, तो जितना भी पेमेंट करें स्टूडेंट सारा अलाउड होगा। पेमेंट मेड फॉर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या एनिमल प्रोडक्ट यानी लाइव स्टॉक्स की मैं बात करता हूं, तो ये इस केस में बात करता हूं। पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, अपन दे रहे हैं किसी को भी यहां पर जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो वहां रिटायरमेंट बेनिफिट अपन दे सकते हैं उसको कैश में। पेमेंट मेड इन द कोटेज इंडस्ट्रीज, यानी आपने कोटेज इंडस्ट्रीज में पेमेंट किया गया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता, जैसे पत्तल बना रहा हूं, दूना बना रहा हूं, बीड़ी बना रहा हूं, तो ऐसे केस को अपन बोलते हैं कोटेज इंडस्ट्रीज। और इन कोटेज इंडस्ट्री में अपन जितना भी पेमेंट करेंगे सारा का सारा क्या होगा, अलाउड होगा। या ऐसे केस में अपन बात करते हैं कोई भी एम्प्लॉय है, अगला पॉइंट कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय है जिसको अपन नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस से बाहर यदि भेजते हैं, जैसे आप यहां से जयपुर में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको जैसलमेर भेज रहे हैं, बाड़मेर भेज रहे हैं, तो 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करे तो भी उनके लिए अलाउड होगा, 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट भी कर रहे हो उसको, तो नॉर्मल बिजनेस और प्लेस की जगह कहीं और भेजकर उसे काम कराने के लिए भेज रहे हैं, तो 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर सकते हैं, आपके अलाउड रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन यहां पर बात करते हैं, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर अलाउड ओनली एक्चुअल पेमेंट बेस। ये खर्चे केवल आपके अलाउड तो होंगे, लेकिन सिर्फ कैसे होंगे, एक्चुअल पेमेंट बेस पे होंगे, चाहे से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेस पे या फिर मर्केंटाइल बेस पे मेंटेन कर रखी है, कैश बेस पे या मर्केंटाइल बेस का मतलब अक्रूवल सिस्टम से भी मेंटेन कर रखी है। तो ये 6 आइटम है आपका इन खर्चों को अलाउड करने के लिए बताता है कि आप वास्तव में पेमेंट करोगे ना तो ही स्टूडेंट अलाउड होगा, यदि वास्तव में पेमेंट नहीं करोगे तो ये खर्चे आपके अलाउड नहीं होंगे। तो इनका पेमेंट आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न तक आपको करना होगा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न तक करना होगा। यदि इसके बाद करते तो ब्लेटेड पेमेंट करोगे, बाद में करोगे, तो ये खर्चे उस साल अलाउड होंगे जिस साल आपने इनका पेमेंट किया है, जिस साल इनका आपने पेमेंट किया है उस साल अलाउड होंगे। तो इन खर्चों के लिए कैश सिस्टम यूज करना है, यानी वास्तव में आप पेमेंट करोगे ना तो ही स्टूडेंट ये परमिटेबल होंगे, अदरवाइज ये परमिटेबल नहीं होंगे। जिसमें मैं बात करता हूं पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, RBI, LIC, जिसके अंदर अपन जैसे गवर्नमेंट को पेमेंट करें, CGST, SGST, UTGST, टैक्स वगैरह का, तो इनका वास्तव में पेमेंट करेंगे तो ही खर्चे अलाउड होंगे। दूसरा आता है बोनस और कमीशन, अपन एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, तो ये बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को वास्तव में अपन पेमेंट करेंगे तो ही अलाउड होगा, वास्तव में पेमेंट नहीं किया तो अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैं बात करता हूं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने लोन बोरो किया तो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे किया तो वो एक्चुअल पेमेंट बेस पे अलाउड होगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन PF और ग्रेजुएटी फंड में मैं पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये भी मेरे को डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल पेमेंट बेस पे ही ये डिडक्शन मिलेगा। बैंक या फिर जैसे PF और ग्रेजुएटी का पेमेंट कर रहा हूं, PF और ग्रेजुएटी का पेमेंट कर रहा हूं तो वास्तव में पेमेंट करूंगा तो ही ये अलाउड हो पाएगा। एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी, जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं लीव सैलरी का, तो वास्तव में पेमेंट करेंगे तो ही ये परमिटेबल होगा। और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि यदि रेलवे खुद क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो रेलवे के एसेट्स को यूज करने के लिए मैंने फ्रेट वगैरह पे किया है तो ये फ्रेट आपके एक्चुअल पेमेंट बेस पे ही स्टूडेंट अलाउड होगा, यानी ये फ्रेट मेरे को एक्चुअल पेमेंट बेस पे ही परमिटेबल किया जाएगा कि मैं वास्तव में पेमेंट करूंगा तो ही ये फ्रेट आपके अलाउड दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये आपको पेमेंट कब तक करना है, ऑन और बिफोर
ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये उस साल खर्चा अलाउड होगा जिस साल मैंने इनको ड्यू कर रखा था, लेकिन ड्यू डेट चली गई रिटर्न फाइल करने की, तो फिर ये कैश बेस पे बता रहा है जिस साल मैं इनका वास्तव में पेमेंट करूंगा उस साल इन खर्चों का मुझे डिडक्शन अवेलेबल होगा स्टूडेंट। ये चीज इसमें बता रहा है। तो ये चीज आपके स्टूडेंट क्लियर हो गई। तो अब अपन इसी में ये चीज करते जा रहे हैं कि यदि ये P&L में हमने डेबिट कर रखे हैं और ये डिसअलाउड की कैटेगरी में जा रहे हैं तो हमें इनको ऐड बैक करना होता है, हमें इनको ऐड बैक करना होता है। ये क्लियर हो गया होगा। यदि मैंने डिसअलाउड कर रखे हैं तो इन्हें ऐड बैक करना है, यदि डिसअलाउड नहीं कर रखे तो इग्नोर कर देना। तो फिर मुझे आपको इग्नोर कर देना होता है। तो मैं इसी स्टेटमेंट में आपको वो पूरा का पूरा चार्ट बताता हूं कि किस तरह से अपन यहां पर लेके चलते हैं स्टूडेंट, है ना। तो देखो स्टूडेंट, जो अपना 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर इसी तरह से आपके एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं। तो सेक्शन 29 आप देखोगे तो सेक्शन 29 के अंदर मैंने आपको करा रखा है। तो जो सेक्शन 29 है उसके साथ इसकी वर्किंग को अपने पूरा डिटेल से अपने डिस्कस कर रखा है। तो सेक्शन 29 आपके कंप्यूटेशन आपके बता रहा है कि आपके सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट ले लेंगे और सबसे पहले अपन कीवर्ड पढ़ते हैं डिसअलाउड आइटम्स। ऐसे आइटम, एनी आइटम डेबिटेड इन द P&L अकाउंट बट नॉट रिलेटेड टू द पीजीपी, सबको ऐड बैक कर दो, सबको ऐड बैक कर दो। जैसे अपन बात करते हैं आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है, डोनेशन है, फाइन है, पेनल्टी है, प्रोविजन फॉर रिजर्व है, इलीगल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स है, ये सारे आइटम आपके ऐड बैक कर देना है यदि P&L में डेबिट हो रखे तो। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अलाउड आइटम जो कि ऐड और करने हैं, यानी ऐसी इनकम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है लेकिन हमने P&L में क्रेडिट ही नहीं किया, उसकी बात कर रहा हूं। एनी इनकम रिलेटेड टू पीजीबीपी बट नॉट क्रेडिटेड इन द अकाउंट। जैसे आपको गिफ्ट मिला क्लाइंट से, कस्टमर से, लेकिन हमने P&L में क्रेडिट नहीं कर रखा, ऐड कर दीजिएगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ, वो आपके क्या है, यहां पर बिजनेस का पार्ट है, आपने ऐड नहीं कर रखा तो भी इनको ऐड कर दो। ये तो हो गए ऐड होने वाले आइटम। अब बात करता हूं लेस होने वाले आइटम। लेस यानी डिसअलाउड इनकम, यानी वो इनकम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, पीजीबी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने P&L में क्या कर रखी है, यहां पर क्रेडिट करके बैठा हूं। जैसे आपको इंटरेस्ट मिला एफडी पे, लोन पे, आपका पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, मैंने यहां पर क्रेडिट कर रखा है, हटा दो। इस तरह से मेरे को रेंट मिला हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, यहां से हटा दो। डिविडेंड मिला अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहां पर मैंने दिखा रखा है, हटा दीजिएगा, तो हटा दीजिएगा। इसके बाद ऐसे खर्चे जो P&L में हमने आने चाहिए थे, बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन P&L में हमने डेबिट ही नहीं कर रखे, तो उनको लेस कर देना। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो ये डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स लॉ जो भी आप कह रहा है उसी को यहां पर आपको लेस करना चाहिए। तो जो अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन है उसको तो हमेशा ऐड बैक करेंगे, यही लिख देंगे अपन, और इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन आपको इसमें अलाउड करना होता है। और इस तरह से स्टूडेंट आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या पीजीपी का जो क्वेश्चन आता है वो आपके सेट फॉर्मेट में आपको तैयार करना होता है। अब ये तो आपके कंपटीशन की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं छोटे छोटे कुछ पॉइंट और हैं जो पीजीपी से रिलेटेड आपके यहां पर दिखाई देंगे। जैसे मैं बात करता हूं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इसमें भी काफी बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है। तो देखो बेटा, साइंटिफिक रिसर्च यानी आपको गवर्नमेंट ने कहा गया कि यदि आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हम यहां पर टैक्स के अंदर आपको नॉर्मल से ज्यादा हटके बेनिफिट देंगे। तो कैसे बेनिफिट देंगे, यदि आप इन हाउस कर रहे हो, इन हाउस कर रहे हो, तो चाहे इन हाउस करे तो चाहे डिफॉल्ट स्कीम में हो चाहे शिफ्ट आउट करे हो, दोनों ही केस के अंदर ये बेनिफिट आपको अवेलेबल है। इन हाउस रिसर्च के लिए आप कहते हो कि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, दोनों की डिडक्शन आपको मिल जाएगी पूरे 100%। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़ देना, कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़कर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। इवन आपके यहां पर कहता है बिजनेस स्टार्ट होने से 3 साल पहले भी यदि कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी स्टूडेंट आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो, वो भी आप यहां पर डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो ही खर्चे इसमें दिखाई देंगे। पहला आता है सैलरी टू स्टाफ बट एक्सक्लूड ऑफ द परक्यूजर्स, यानी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट यानी परक्यूजर्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपन बात करते हैं रॉ मटेरियल जो परचेज किया है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, यानी दो चीजों का बेनिफिट मिलेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 3 साल पहले कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, सैलरी टू स्टाफ और दूसरा रॉ मटेरियल, उनका 100% डिडक्शन मिल जाएगा।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़ते हुए आपको सारे के सारे बेनिफिट आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ये दोनों स्कीम में शिफ्ट आउट करिए चाहे डिफॉल्ट स्कीम में, दोनों स्कीम में ये बेनिफिट आपको क्लेम कर लीजिएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं पेमेंट कर रहा हूं आउटसाइडर को, तो ये बेनिफिट केवल तभी मुझे मिलेगा जब यहां पर मैं शिफ्ट आउट कर रहा हूं, शिफ्ट आउट करूंगा तभी मैं पेमेंट कर रहा हूं आउटसाइडर को, तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। यानी कुल मिलाकर बात करूं तो ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ है, कुल मिलाकर बात करूं तो ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ है, जिसमें मैं बात करता हूं पेमेंट कर रहा हूं कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आईआईटी प्रोग्राम है, या कोई कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करना, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करना, तो यहां पर ये सब अप्रूव्ड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो फिर जितना भी पेमेंट किया गया है स्टूडेंट, उसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर आपको इस केस में 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये अप्रूव्ड है, तो इनको जितना भी पेमेंट किया गया है तो बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन बेनिफिट कब है? जब मैं शिफ्ट आउट कर रहा हूं, डिफॉल्ट स्कीम से बाहर जा रहा हूं, ओल्ड स्कीम में हूं, तो ही ये बेनिफिट अवेलेबल होता है। इसके बाद स्टूडेंट में बात करता हूं, यदि मैंने साइंटिफिक रिसर्च के सेट्स को बेच दिया, रिसर्च नहीं करके उसको सेल कर दिया, तो मेरे को यहां पर माननी होती है डिम्ड बिजनेस इनकम सेक्शन 41(3), जिसके अंदर मानने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, कितना मैंने सेक्शन 35 के अंदर डिडक्शन क्लेम किया था, वो एक्चुअल अमाउंट, और साथ ही साथ सेल्स कंसीडरेशन, कितने में मैंने इसे बेचा है, सेल्स कंसीडरेशन, ये दो कंपेयर करते हैं। जो दोनों में से लोअर अमाउंट है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, डिम्ड इनकम बन जाएगी। वो कैपिटल नहीं होगा, जिसका कॉल ऑफ डिम्ड बिजनेस इनकम बना ही देगी, डिम्ड बिजनेस इनकम दिखाई आपके देती है। तो ये हमने देखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट आता है स्पेसिफाइड बिजनेस, जो मैंने आपको 14 कैटेगरी के बिजनेस बताए थे। तो इन 14 कैटेगरी के बिजनेस के अंदर मैं यदि एंगेज्ड हूं और मैं शिफ्ट आउट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्ट आउट कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं शिफ्ट आउट कर रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन बोलते हैं इसको, का डिडक्शन का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। लिंक कब मिलेगा? शिफ्ट आउट यानी ओल्ड टैक्स रिजिम में। कितना मिलेगा? तो ये कहता है कि डिडक्शन मुझे स्टूडेंट मिलेगा 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा, बट एक्सक्लूड ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देना। कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा सेक्शन 35 एडी के लिए? तो इसके लिए इसमें प्रोविजन दिया गया कि कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया गया है, लेकिन उसे कैपिटलाइज कब किया है? मैंने 1 अप्रैल 2025 को स्टूडेंट मैंने कैपिटलाइज किया है, तो वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे आ जाएंगे। इवन ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए वो ऐड कर दूंगा, ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए वो मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन इनमें यदि कोई कॉस्ट ऑफ लैंड है, गुडविल है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो मैं माइनस कर दूंगा, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। उनको छोड़कर जो एलिजिबल आइटम है, एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसका 100% डिडक्शन इस केस में आपको मिल जाएगा। याद करो मैंने बताया था 2 स्टार और मोर होटल है, दिस द कवर इन द एलिजिबल या स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर। 2 स्टार और मोर होटल है तो वो एलिजिबल बिजनेस के अंदर कवर होगी, तो इस केस में मुझे 100% डिडक्शन आपके अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में 2 स्टार और मोर होटल्स को बेनिफिट दिया गया है, जिसके अंदर मैं बात करता हूं कि वहां पर मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर का 50 लाख, 2 करोड़ की मैंने क्या करी थी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे, जिसमें से 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ क्या था, कॉस्ट ऑफ लैंड, हटा दिया तो 50 लाख ही बचा। तो 50 + 50 100 लाख आ जाएगा, और 100% डिडक्शन देंगे करते हुए स्टूडेंट मुझे 100% डिडक्शन इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट काफी अच्छे से डिटेल से करवा रखा है, ये पॉइंट आपको अच्छे से कराया है। अब देखो स्टूडेंट, अपन इसमें बात करते हैं, यहां पर ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए लॉ में कुछ कंडीशन दे रखे हैं। बिजनेस शुड बी न्यू, आपका बिजनेस मस्ट बी न्यू, नया होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, प्लांट एंड मशीनरी क्या होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। पुरानी है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने यहां पर एक बेनिफिट दिया कि आपके चलो 20% तक प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड है तो भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, 20% तक ओल्ड है ना तो भी मिल जाएगा। और इंपोर्टेड मशीनरी जिसका इंडिया में हमने कोई डेप्रेशन क्लेम नहीं किया, इंपोर्टेड मशीनरी जिस पे हमने इंडिया में डेप्रेशन क्लेम नहीं किया, तो एज पर सेक्शन 35 एडी हम उसको न्यू मशीन मान लेंगे, हम उसको न्यू कंसीडर कर लेंगे। ये चीज इस केस में बताता है 20% तक ओल्ड हो सकती है। साथ ही साथ इंपोर्टेड मशीनरी जिसका इंडिया में कोई डेप्रेशन क्लेम नहीं किया है तो उसको भी हम न्यू मान लेंगे। साथ ही साथ ये कहता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की से ही सेटअप होता है, किसी दूसरी इनकम से सेटअप नहीं होता। कैन नॉट सेटअप विद एनी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से सेटअप नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो आ रहा है
कैन बी कैरिंग फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? अनलिमिटेड ईयर तक हो सकता है। बस कंडीशन है आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल किया गया हो, यानी 139(1) के अंदर फाइल किया गया है, तो ही आप यहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस को आप अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन सेटअप किसके साथ होगा? ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही सेटअप होगा, ध्यान रखना। इसके बाद अपन ने बात करते हैं कि या तो अपन ने यहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस के सेट्स को बेच दिया तो जितना अमाउंट बेचने से आ रहा है वो डिम्ड बिजनेस इनकम मान लेगा, उतना डिम्ड बिजनेस इनकम मान लेना। लेकिन यदि मैंने बेचा नहीं, लेकिन उसका यूज चेंज कर दिया तो स्टूडेंट, मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा जब मैंने आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था तब तो मैं स्पेसिफाइड बिजनेस में था, बाद में मैंने उसका यूज चेंज कर दिया। तो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एक वेयर हाउस बनाया जिसके अंदर स्टोर कर रहा हूं शुगर, चीनी स्टोर कर रहा हूं। क्या स्टोर कर रहा हूं? चीनी। और दूसरा कह रहा हूं कि मैंने वेयर हाउस बनाया जिसके अंदर मैं एडिबल ऑयल स्टोर करने लग गया, बाद में मैं उसका यूज चेंज कर रहा हूं एडिबल ऑयल, तो यूज चेंज हो गया ना। तो जैसे इसका यूज चेंज हो गया तो ऐसे केस में स्टूडेंट यहां मुझे क्या करना होगा? इसका ट्रीटमेंट करना होगा इस तरह से। जब मैंने 100% डिडक्शन क्लेम किया होगा 50 लाख का, तो डिडक्शन क्लेम करके प्रॉफिट कम किया होगा, तो जैसे ही मैंने इसका यूज चेंज किया तो वो मुझे डिम्ड बिजनेस इनकम माननी होगी। क्या माननी होगी? डिम्ड बिजनेस इनकम माननी होगी। 50 लाख का था, 50 लाख डिम्ड इनकम बन जाएगी। साथ ही साथ मैंने कहा कि इसमें मुझे डेप्रिशन मिलना चाहिए, तो बेचा नहीं है, ऑनरशिप मेरे पास है, बेचा नहीं है, ऑनरशिप मेरे पास है, तो मैं उस पर डेप्रिशन क्लेम करूंगा। स्टूडेंट, डेप्रिशन मिलेगा कि चलो मैं स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं करा तो कम से कम नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे डेप्रिशन तो दो ना सर। तो मुझे डेप्रिशन मिलेगा 5 लाख का। डेप्रिशन देने के बाद 45 लाख मेरी क्या जाएगी? डिम्ड बिजनेस इनकम आ जाएगी। 50 लाख माइनस डेप्रिशन, 45 लाख इनकम। साथ ही साथ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट सेक्शन 43(1) आपके बनेगी। उस केस में मैंने बताया था कि ब्लॉक कितने का है? 50 लाख का। डेप्रिशन जितना इधर जा रहा है उतना डेप्रिशन इसमें जाएगा। लेस करने के बाद मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स आएगी 45 लाख। जितनी डिम्ड इनकम है उतना ही मेरा यहां पर बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स। स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट पार्टनर रेम्युनरेशन। देखो, मैंने कहा कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स का असेसमेंट वैसे ही करना है जैसे अपन ने पढ़ा है इंडिविजुअल का, वैसे ही करना है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आप कहता है 40B, जो कि पार्टनर रेम्युनरेशन के लिए बताता है। तो 40B आपको बताता है कि पार्टनर्स को पार्टनर रेम्युनरेशन किस लिमिट तक दी जाएगी। तो एक लिमिट दे दी गई, वहीं तक अपन पार्टनर को पार्टनर रेम्युनरेशन दे सकते हैं। तो लिमिट बताता है कि यहां हमें देखना होता है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट देखना है कि यदि फर्म का बुक प्रॉफिट अप टू 6 लाख है या फर्म लॉस में भी है, तो लॉस के केस में भी आप 3 लाख रुपए तक आप पार्टनर रेम्युनरेशन दे सकते हो, या 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट, या फिर 3 लाख, विच एवर इज हायर। ये हायर है, ध्यान रखना, विच एवर इज हायर, क्योंकि लॉस में कम से कम दाल रोटी तो खाने दोगे ना, तो विच एवर इज हायर आपके अलाउड हो जाएगा। दूसरा आता है अबव ₹6 लाख, 6 लाख से ज्यादा यदि बुक प्रॉफिट है तो ऐसे केस में 60% ऑफ सच बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ सच बुक प्रॉफिट, जैसे 10 लाख का है तो 6 लाख तक तो ऊपर आ जाएगा। 90% 5,40,000, 5,40,000, और बच गया कितना? 6 लाख के ऊपर, 6 लाख तक लगा चुका ऊपर, 4 लाख, 4 लाख का 60%। ये कैलकुलेशन करते हुए दिस द मैक्सिमम लिमिट आपके बच जाएगी। लेकिन ये मैक्सिमम जो पार्टनर रेम्युनरेशन आ रहा है इसको कंपेयर करना होता है एक्चुअल में। यदि एक्चुअल में हमने पार्टनर रेम्युनरेशन दिया, और ये एक्चुअल किसके साथ देते हैं? जितना डीड में प्रेस्क्राइब कर रखा है, डीड से ज्यादा नहीं हो सकता, जितना डीड के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है वहां से ही लेना होता है। तो वहां से इसको कंपेयर करना है 40B की लिमिट के साथ, और जो दोनों में से लोअर अमाउंट है ना स्टूडेंट, वो ही सेक्शन 40B के अंदर पार्टनर रेम्युनरेशन अलाउड होता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बुक प्रॉफिट? तो बुक प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट ही है। बुक प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट है। बस इसमें कुछ आइटमों का एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया अलाउड और डिसअलाउड आइटम का एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद जो आ रहा है वो पार्टनर रेम्युनरेशन यहां पर बुक प्रॉफिट के लिए रेडी हो जाएगा। तो वो बुक प्रॉफिट हो जाएगा पार्टनर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन के लिए। तो नेट प्रॉफिट ही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बट बिफोर पार्टनर रेम्युनरेशन। बिफोर पार्टनर, यानी पार्टनर रेम्युनरेशन मत घटाना, जिसकी भी चीज की मैं कैलकुलेशन करता हूं उसको छोड़कर बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर लो, उसको छोड़कर स्टूडेंट सारे एडजस्टमेंट कर लो। तो वो चीज इस केस में आपके बता रहे हैं। पार्टनर रेम्युनरेशन सैलरी अलाउड ओनली वर्किंग पार्टनर, किसको दी जाएगी? केवल वर्किंग पार्टनर को दी जाएगी, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं दी जाएगी। पार्टनर रेम्युनरेशन सैलरी अलाउड एज पर द पार्टनरशिप डीड, किसके हिसाब से अलाउड होगी? जितना डीड में दी गई है उसी हिसाब से अलाउड होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर अप टू 12% ऑफ द कैपिटल, अप टू 12% ऑफ द कैपिटल तक ही अलाउड होगा। और ये बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आप डेप्रिसिएशन भी लेस कर सकते हो, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है वो लेस करके फिर आएगा बुक प्रॉफिट, और कुछ लेस नहीं करना। यानी जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, और मान लो पिछले से सालों का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है तो उसको भी आप लेस करके फिर आ जाएगा आपके बुक प्रॉफिट। इस केस में यहां पर
आ जाता है। अब स्टूडेंट यहां पर आते हैं प्रेजम्पटिव बेस ऑफ इनकम। प्रेजम्पटिव बेस ऑफ इनकम के अंदर मैं बात करूं आपका सीधा सीधा, पहले मैं लेके चल रहा हूं 44AD और 44ADA, दोनों में सिमिलर पॉइंट रहेंगे, तो इनको अपन पहले साथ बात कर लेते हैं। प्रेजम्पटिव इनकम दोनों ये रेजिडेंट के लिए, पहली चीज दोनों ये रेजिडेंट के लिए, एलिजिबल कौन होगा, रेजिडेंट, ये भी रेजिडेंट। अब अपन इधर एक एक को बात करता हूं। प्रेजम्पटिव इनकम एलिजिबल एसेट कौन का, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, बट एक्सक्लूड ऑफ द एलएलपी, एलएलपी को नहीं मिलेगा, एलएलपी को नहीं मिलने वाला। इसके बाद कंडीशन आपको बताता है कि यहां पर इसका टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस शिफ्ट 2 करोड़ या उससे कम है, 2 करोड़ या उससे कम है तो ही ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन 2 करोड़ की लिमिट बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ हो जाती है। 2 करोड़ की लिमिट बढ़कर कितनी हो रही है, 3 करोड़। कंडीशन है कि इसका कैश रिसिप्ट, यहां पर कैश में रिसिप्ट हुई है वो 5% तक होनी चाहिए, किसके, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर के, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर के अप टू 5% है। तो स्टूडेंट ये लिमिट बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2 से 3 करोड़, 2 से 3 करोड़, यानी टोटल एग्रीगेट जो यहां पर अपने कैश में रिसिप्ट हुई है वो अप टू 5% होनी चाहिए, किसके, टोटल टर्नओवर या रिसिप्ट के। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हो। तो इस केस के अंदर आपको प्रेजम्पटिव इनकम मानी जाएगी 44AD के अंदर, यदि पैसा बैंक में रिसीव हुआ है, कब तक, रिटर्न फाइल करने तक, आपके ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न तक, आपके यहां पर ये पैसा आप अपने रिटर्न फाइल करने तक पैसा बैंक में रिसीव कर लेते हो, तो इनकम मानी जाएगी 6% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस, 6% सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस। यदि रिटर्न फाइल करने के बाद मिले तो वो 8% में काउंट करेंगे, ठीक है ना। बाकी का अदर, यानी कैश में मिल रहा है, ट्रेड है, सेल्स, अभी पैसा नहीं मिला, आगे फ्यूचर में किससे मिलेगा हमें नहीं पता, तो उस पे 8% का प्रोविजन लगेगा, 8% ऑफ सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस इनकम आपको मानने के लिए बताता है, ये इनकम आपको मानने के लिए बताता है। अब जब ये 8% और 6% हमने इनकम मान ली, तो सेक्शन 30 to 38 कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 30 to 38 कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ में पार्टनर रेमिशन भी आपको नहीं मिलता है स्टूडेंट, पार्टनर रेमिशन भी आपको नहीं मिलता। अब आता है यदि एससी अपनी इनकम को कम शो करता है, 8% और 6% से कम शो करता है, तो मैंने कहा कि उसके पास है कि वो जाकर अपने बुक की ऑडिट करा ले बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो सीए से ऑडिट करा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा सकता है। अब सीए ऑडिट करने के लिए मैंने कहा सर पहले तो सबसे पहले बुक्स मेंटेन करेगा 44AA में, और फिर उसके बाद उस बुक्स की क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ऑडिट कराने के बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आपके एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर एक चीज स्टूडेंट मैंने बताया था, जब 44AD की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो यदि आपने इस साल 44AD में ऑडिट करा दी, तो आगे के नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे 44AD लेने के लिए, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, 5 साल तक आपको अब 44AD नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ इसमें एक चीज आती है कि छोटे टैक्स पेयर है, तो इनके लिए एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए, ये मैंने कहा एमसीक्यू अगर हम पूछ सकता है, एक सिंगल डेट दी गई है जो कि है 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी 15 मार्च तक ही आपको अपना क्या करना है, यहां पर पूरा का पूरा टैक्स असेस करके एडवांस में जमा कराना होता है। तो एडवांस टैक्स जमा कराने की 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, लेकिन यहां इनके लिए केवल एक इंस्टॉलमेंट रहेगी, वो है 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं यहां पर अगला 44ADA, ये प्रोफेशनल के लिए, लेकिन वो प्रोफेशनल भी कौन होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए, जो कि रूल 6F के अंदर बताए गए हैं, CA, CL, CWA, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, फिल्म स्टार। तो ये आपके स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए दी गई है कि उनकी ग्रॉस अप टू 50 लाख, ग्रॉस कहां तक है, 50 लाख तक है स्टूडेंट, तो उनके लिए आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, बिना ऑडिट कराए वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं 44ADA के साथ, 44ADA के साथ। और ये लिमिट 50 लाख की बढ़कर कितनी हो जाएगी, 75 लाख बढ़ा दी, 50 से 75 लाख कर दी। यदि एग्रीगेट कैश अप टू 5% ऑफ टोटल कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका कैश में केवल 5%, कैश में से 5% तक है, तो ये लिमिट बढ़कर 50 से 75 लाख हो जाएगी, 50 से 75 लाख हो जाएगी स्टूडेंट, मैंने बताया था ना 50 से 75 लाख हो जाएगी, लेकिन ग्रॉस रिसिप्ट या आपके जो एग्रीगेट रिसिप्ट है उसका अप टू 5% तक ही कैश में रिसिप्ट होना चाहिए। तो हम यहां पर इनकम कितनी डिक्लेयर कर पाएंगे, 50%, केवल 50% इनकम लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, 2 लाख रुपीस पर मंथ उसको फीस मिल रही थी, कंसल्टेंसी फीस मिल रही थी, तो साल भर की कितनी हुई, 24 लाख में टैक्स बना था 3 लाख प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन मैंने कहा हमारे पास आएगा तो हम उसका 44ADA में असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, और 44ADA में उसकी फ्लैट 50% इनकम मानेंगे 12 लाख, और 12 लाख की इनकम पे टैक्स बनेगा 60,000, 60,000 की रिबेट मिल जाएगी, 60,000 की रिबेट मिल जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स लगेगा, और जितना TDS भी कटा था ना हम उसका रिफंड करा देते थे, याद है ना, हम रिफंड करा देते थे।
अब यहां पर ये कहता है कि जब ये बात कर रहे हैं 44A, D, A में भी ये सेम प्रोविजन होगा, 30 to 38 कोई एक्सपेंडिचर छूट नहीं मिलेगी, पार्टनर रेमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि एस से अपनी इनकम कम दिखाना चाहता है, 50% से कम दिखाना चाहता है, 50% से कम दिखाना चाहता है, तो ऑडिट करा लेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की सीए से। फिर इसके साथ ही साथ उसने कहा गया कि यहां पर उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के क्या करना होगा, सीए से ऑडिट कराने की बात इसमें कवर कर जाता है। साथ ही साथ यार डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना, डिस्क्वालीफाइड करनी सिर्फ 44AD में 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड होता है, ADA में डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। और एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए दोनों के लिए डेट क्या है, 15 मार्च सिंगल असेसमेंट में आपको जमा कराने की बात को करता है। ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। अब देखो स्टूडेंट, आगे अपन एक और चीज देखते हैं कि इसमें यहां पर 44AE ये भी प्रेजम्पटिव बेस ऑफ इनकम है। 44AE एलिजिबल होगा ऑल एससी who is engaged in the प्लाइंग एंड हायरिंग व्हीकल। और एसएससी के पास प्रीवियस ईयर में 10 या 10 से कम व्हीकल होने चाहिए, 10 या 10 से कम व्हीकल, कभी भी प्रीवियस ईयर में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, 10 या 10 से कम व्हीकल है तो ऐसे केस में हम उसकी प्रेजेंटिव इनकम मानेंगे। तो हैवी व्हीकल है तो 1000 पर टन, हैवी व्हीकल है तो 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनकम मानी जाएगी पर व्हीकल। अदर केस में व्हीकल के साथ लेनी है 7,500 रुपए, 7,500 पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब है एक दिन भी व्हीकल रहा तो पूरे महीने की इनकम काउंट होगी, एक दिन भी व्हीकल रह गया तो पूरा महीना ही इनकम काउंट करेगा, चाहे एक दिन भी रहा। तो पार्ट ऑफ द मंथ यहां पे है, पार्ट ऑफ द मंथ यहां पर है, ठीक है। पर व्हीकल ये इनकम लेके चलनी है। अब इस केस में इसने कहा हैवी व्हीकल कौन सा होगा साहब, हैवी व्हीकल उसने कहा जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, 12,000 किलोग्राम से बहुत ज्यादा है। और 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बच्चे एग्जाम में भी गलती कर देते हैं। एक चीज फिर एक और ध्यान रखना, यहां आता है डेट ऑफ परचेज। ये जो इनकम काउंट करनी जाएगी वो डेट ऑफ परचेज से ली जाएगी, 1000 पर मंथ और 7,500 पर मंथ। ये जो इनकम है डेट ऑफ परचेज से ही काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ना कि पुट टू यूज से। यदि क्वेश्चन में कहता है कि पुट टू यूज ये डेट दे रखे तो पुट टू यूज हमें नहीं लेनी। पुट टू यूज केवल तब काम आती है जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कराई है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ऑडिट हो रही है तभी पुट टू यूज आएगा, अदरवाइज तो डेट ऑफ परचेज से ही आपको ये इनकम को असेस करना होता है। अब इसके बाद इसमें कहता है कि स्टूडेंट कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, नो एक्सपेंडिचर एंड डिडक्शन अलाउड 30 to 38, कोई एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। यहां पहली बार पार्टनर रेमिशन अलाउड हो जाएगा, ये ध्यान रखना, पार्टनर रेमिशन अलाउड हो जाएगा। इसमें 40B का पार्टनर रेमिशन अलाउड है, अलाउड है। अभी पार्टनर रेमिशन नहीं मिल रहा तो यहां अलाउड है। फिर इसके बाद एससी यदि अपनी इनकम कम दिखाना चाहता है तो ऐसे केस के अंदर प्रेस्क्राइब लिमिट से कम दिखाना चाहता है तो यहां पर उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के सीए से ऑडिट करानी होगी। किससे ऑडिट करानी होगी, सीए से ऑडिट करानी होगी। अब सीए जितनी इनकम दिखाएगा वो उसके लिए परमिटेबल मान ली जाएगी। तो ऐसे केस में एसएससी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की किससे ऑडिट करानी है, सीए से ऑडिट करानी है। अब सीए जितनी इनकम उसको डिक्लेयर कर देगा, सीए जितनी इनकम उसको डिक्लेयर कर देगा उतनी इनकम इस केस में आपके हमें कंसिडर कर लेनी चाहिए। तो अब यहां पर एसएससी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या करानी है, सीए से ऑडिट करानी है। अब सीए जितनी उसकी इनकम दिखा देगा उतनी इनकम हम यहां पर कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है। तो ये स्टूडेंट जो मेन पॉइंट थे ना आपके पीजीपी के अंदर, जिसमें 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो बनता है वो मैंने एक एक चीज इसमें क्लियर कर ली, इससे बाहर नॉर्मली नहीं आता है। और जो भी सारी चीज थी मेन इंपॉर्टेंट चीज थी आपके पीजीपी की, एक एक चीज इसमें मैंने कवर कर ली गई। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।